नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। आज के इस पावर सेंटर के शो में हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा हालत की। और यह चर्चा बेहद जरूरी हो चली है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम बदले हैं उसने बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर कई सवाल खड़े कर दिए। और आज खास तौर पर इस शो में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति को लेकर, क्योंकि कल जब हमने पावर सेंटर का शो अपना किया था और जो हालात हमने आपसे जिसका जिक्र किया था उसके बाद जो स्थिति बनती है वो सवाल उठाती है कि क्या बतौर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो कमान है वो अपने ही नेताओं पर ढीली होने लगी है। सवाल यह है कि क्या महेंद्र भट्ट अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि अमित शाह को इस पूरे मामले में एंट्री करनी पड़ रही है और अमित शाह की आंखें दिखाने के बाद गुटबाजी पर लगाम लग रही है। यह बड़ा सवाल है। पावर सेंटर के आज के शो में इसी की एनालिसिस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें, शुरुआत करें से पहले गुजारिश आपसे कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। उत्तराखंड में और खास तौर पर उधम सिंह नगर में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं उसने भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा रणनीतिक स्थिति को बेहद खराब कर दिया है। क्योंकि पहले अरविंद पांडे सिर्फ सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे, उसके बाद जब सरकार ने प्रतिकार करना शुरू किया तो एक के बाद एक कई खुलासे होने शुरू हो गए। और अब तो अरविंद पांडे भी ये मान रहे हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह देखिए कि अरविंद पांडे सार्वजनिक रूप से यह मान ले रहे हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और उसके बाद हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार से आने वाले मदन कौशिक और यही नहीं, खबरें यह भी थी कि अनिल बलूनी जो सांसद हैं ये सभी अरविंद पांडे से सहानुभूति दिखाने के लिए उनके घर पहुंचने की तैयारी में थे और उस वक्त तैयारी में थे जब खुद अमित शाह इस राज्य में एक कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे। क्या माना जाए कि इन तमाम नेताओं की ये एक तरीके से उनका दुस्साहस था कि जिसके खिलाफ सरकार खड़ी है, अपने ही पार्टी की हों भले, लेकिन उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार ने जब उन्हें नोटिस दी तो उस नोटिस पर सहानुभूति दिखाने के लिए दो सांसद विधायक वहां सहानुभूति दिखाने पहुंच रहे थे। बाकायदा उनका कार्यक्रम जारी होता है। और आप इसे क्या कहेंगे कि वाकई में क्या यह दुस्साहस की कोशिश थी? वो तो अमित शाह को जब ये खबर पता चली उसके बाद ये गुटबाजी रुकी, लेकिन ये कितने दिन तक रुकी रहेगी ये बड़ा सवाल है। और यहीं से सवाल निकलता है कि क्या महेंद्र भट्ट की कमान ढीली होने लगी है? क्या महेंद्र भट्ट अपने ही सांसदों और विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्या महेंद्र भट्ट अपने ही नेताओं से दबने लगे हैं? क्या महेंद्र भट्ट की बात कोई सुन नहीं रहा है? क्या महेंद्र भट्ट से संगठन चल नहीं रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रमों के बाद दिख रहे हैं, उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, सियासी गलियारों में जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि आमतौर पर अभी तक ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट की ट्यूनिंग अच्छी है, लिहाजा महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। लेकिन अब जो स्थितियां बनी हैं उससे यह लग रहा है कि महेंद्र भट्ट की कमान धीरे धीरे ढीली होने लगी है और यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, आलोचना करते हैं और शायद ही संगठन ने कभी उनसे यह पूछा हो कि आप ऐसा क्यों करते हैं। अरविंद पांडे लगातार सरकार पर, अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लगातार उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा हुआ हो कि कभी महेंद्र भट्ट ने पूछा हो कि आप पार्टी फोरम पर बात क्यों नहीं रखते हैं, आप हमसे आकर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, आप सार्वजनिक मंचों पर इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं। और अब तक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं
तब तक ऐसी कोई खबर नहीं है जिसमें महेंद्र भट्ट या संगठन ने अपने नेताओं से पूछा हो कि जब सरकार ने नोटिस दे दी एक विधायक को, भले वो अपनी पार्टी का है, जब सरकारी नोटिस उसको मिल गई और उसने खुद माना है कि अवैध कब्जा उसने किया है, फिर उससे सहानुभूति दिखाने के लिए आप क्यों चाह रहे थे? क्या इसे पार्टी लाइन से इतर जाना न मान लिया जाए? क्या यह न मान लिया जाए कि यह अनुशासनहीनता है? अब तक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि संगठन ने ऐसा कोई प्रश्न अपने विधायकों, सांसदों, अपने नेताओं से पूछा हो। और यही वजह है कि हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या महेंद्र भट्ट की कमान ढीली होने लगी है? और यही वजह है कि अमित शाह की एंट्री इस पूरे केस में होती है और उसके बाद गुटबाजी पर फिलहाल लगाम लगती है। लेकिन जो सवाल थोड़ी देर पहले हमने पूछा कि यह गुटबाजी कितने दिनों तक रुकी रहेगी और जो दिलों का मैल है वो क्या खत्म हो पाएगा, मन में जो क्लेश भरा हुआ है क्या वो खत्म हो पाएगा? और यहीं से एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये दो जगहें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जो प्रेशर ग्रुप को लगातार बना रहा, और हमने इस बात को पहले भी अपने कई शोज में रिपोर्ट किया है और इसकी एनालिसिस भी की है। और धीरे धीरे ये चीजें अब सामने सार्वजनिक होने भी लगी हैं। सवाल यहां पर यह निकलता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में ये जो दोनों जिले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं विधानसभा की सीटों के लिहाज से, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो ये गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है। एक बात बिल्कुल साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद पांडे को टिकट मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो लॉबिंग रही है दिल्ली आलाकमान के साथ, उसकी भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है और लगातार उनके जो बयान आए हैं उससे उनकी रिपोर्ट और बिगड़ी है, और ऐसे में उनका विधानसभा के लिए टिकट मिलना बेहद मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2027 में महेंद्र भट्ट की कमान अगर ढीली होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों जिलों में बेहद मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि लगभग 20 सीटों के आसपास हैं जो इन दोनों जिलों से आती है। और ऐसे में अगर यहां पर संगठन की कमान ढीली हुई तो यकीन मानिए कि किसी से संभाले संभलेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। और न सिर्फ इसका इंपैक्ट इन दो जिलों में दिखाई पड़ेगा, इसका प्रभाव इन दो जिलों में दिखाई पड़ेगा, बल्कि समूचे राज्य में इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा और सीटों में कमी हो सकती है। और जब दूसरी तरफ कांग्रेस पूरा दम लगा रही है और उत्तराखंड क्रांति दल भी पूरा दम लगा रहा है, इस पर भी हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। कोशिश करेंगे कि उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्या तीसरा धड़ा भी इस बार कोई चमत्कार कर सकता है? लेकिन फिलहाल जब कांग्रेस भी दम लगा रही है और यूकेडी भी दम लगा रही है और ऐसे में बीजेपी अगर कहीं कमजोर हो रही है तो बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा सकता है। इसकी आशंका जो सियासी जानकार हैं वो जता रहे हैं। और अगर यही हालात रहे, जब नेताओं पर लगाम नहीं लग पा रही है, प्रदेश संगठन उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहा है और संगठन से बड़े कुछ कद सियासी नेताओं के होने लगे हैं, तो ऐसे में यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। फिलहाल वक्त बताएगा कि 27 में भारतीय जनता पार्टी कहां जाती है, लेकिन इस वक्त जो स्थितियां हैं वो एक खतरे की घंटी है, न सिर्फ प्रदेश संगठन के लिए बल्कि दिल्ली आलाकमान के लिए भी, कि किस तरीके से इस राज्य में हैट्रिक लगा पाती है। कहीं ऐसा न हो कि हैट्रिक लगाने के चक्कर में कुछ और रिजल्ट आ जाए। आपकी क्या एनालिसिस है? आपका एनालिसिस भी हम जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके जरूर जाएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश एक बार फिर से, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत की अंदर खाने की खबरें आपको मिलेंगी पावर सेंटर के शो में। नमस्कार।